सबसे पहले हमने हर एक पेरेंट्स से जाके बात किया। बच्चों का एक हमने क्लास वाइज़ हमने उनको बाइफरकेट किया कि अगर जो बच्चा क्लास 6 में है तो सबसे पहले हम उसको एडमिट करेंगे अपने सेंटर पे। और प्रॉपर उनकी काउंसलिंग की कि मतलब वो बनना क्या चाहता है, उसके अंदर वो ईगरनेस है कि नहीं। तो अलग-अलग जो लोगों की स्किल्स है, मतलब दिल्ली में आके एक चीज़ मैंने ये देखा कि ये ज़रूरी नहीं है कि आप डॉक्टर, इंजीनियर या फिर आप गवर्नमेंट सर्विस में हो तभी आप कुछ अच्छी लाइफ़ अपनी मेंटेन कर सकते हो। कई सारे ऑप्शंस हैं। कोई आईटी में अच्छा कर सकता है, कोई मतलब मेडिकल फील्ड में कोई इक्विपमेंट्स में काम कर सकता है, कोई अच्छा स्पीकर बन सकता है, कोई मोटिवेशनल, कोई बिज़नेस कोच बन सकता है। हेलो एवरीवन। आज जो स्टोरी हम आपके साथ लेके आए हैं, बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है। सादा फाउंडेशन से सदानंद शुक्ला जी। और ये इनका एक एनजीओ चला रहे हैं जिसमें कि ये बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं। तो आइए इनसे खुद ही जानते हैं कि इनको ये प्रेरणा कैसे मिली, व्हाट वाज द रीजन, कैसे इन्होंने स्टार्ट किया। और क्योंकि इंस्पायर्ड बाय ड्रीम्स में हम लोग ऐसे लोगों की स्टोरी लेके आते हैं, दोज हु वर इंस्पायर्ड बाय सम ड्रीम्स। तो इनका क्या ड्रीम था इसको स्टार्ट करने का। सो सदानंद जी, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच। आपने अपना इतना कीमती टाइम निकाला और आप इस इंटरव्यू के लिए आए। तो शुरू से ही स्टार्ट करते हैं कि व्हाट वाज द रीजन, मतलब आपको किस चीज ने इंस्पायर किया इसको स्टार्ट करने के Sure, लिए। sure, sure. So thank you so much, Amit ji, for giving me opportunity to have a proper interaction on this platform. एंड काफ़ी अच्छा लगता है कि जब कोई और भी चीज़ों को जानना चाहता है और समहाउ ये जो चीज़ें हैं वो लोगों तक पहुँचाए कि कोई कैसे शुरुआत हुआ सो दैट कि बाकी लोग भी इसका एक पार्ट बन पाएँ। एंड हम मतलब फॉर्मली मतलब मैं बिलीव करता हूँ कि जब तक सब कोई साथ में नहीं आता तब तक वो हम बड़े चेंजेस हम कर भी नहीं सकते सोसाइटी में। सो हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून। सो जैसा कि अमित जी ने बताया, मैं मेरा नाम सदानंद शुक्ला है। मैं अभी एक सदा फाउंडेशन चला रहा हूँ पैन इंडिया बेसिस पे। सो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि हमने इसको शुरुआत इसकी कब हुई और हमने कब इसको कैसे शुरू किया। बहुत बड़ा इसका रीज़न था सदा फाउंडेशन शुरू करने का। सो मैं जस्ट फॉर द व्यूअर्स मैं आपको बता दूँ, सबसे पहले हमने शुरू किया था दीप्त फाउंडेशन, बस हमने इसको रीब्रांड किया सदा फाउंडेशन ड्यू टू सम कंप्लायंस रीज़न, राइट? सो ये ऑल ऑफ सडन हुआ था मेरे साथ में। सो माय डैड वाज़ ही वाज़ अ वेरी काइंड हार्टेड मैन। और वो हमेशा कभी ना कभी सबकी वो हेल्प करने के लिए हमेशा रेडी रहते थे, इर्रेस्पेक्टिव कि क्या टाइम हो रहा है, क्या चल रहा है, उनके पास क्या है, क्या नहीं है, बिना कुछ देखे। तो बस एक ऐसा इंसिडेंस हुआ जो मुझे थोड़ा वो झकझोर के रख दिया। जब उनकी डेथ हुई तो कुछ ऐसे भी लोग आए जो उन्होंने ये बोला कि भगवान ने मेरे भगवान को मेरे से छीन लिया। तो उन लोग को मैं नहीं पहचानता था, इवन मेरी फैमिली भी नहीं पहचानती थी। सो जो आपको बैकग्राउंड में जो पिक्चर दिख रहा है, यहाँ पे हमारा कुछ एग्रीकल्चर लैंड है, राइट? हम्म। वो सारे लोग वहीं से थे। और 2 ऑटो में पूरे वो भर के लोग आए थे, लेडीज़ एंड जेंट्स मिला के। सो जब मैंने ऐसा कुछ सुना कि यार वो लोग बोल रहे हैं कि भगवान ने मेरे भगवान को छीन लिया, तो हमने कहा कि पापा का ऐसा कौन-सा एक ऐसा पार्ट था जो मुझे नहीं पता था। तो फिर मैं मतलब लोगों से बात करना शुरू किया। मैं ऑब्वियस सी बात है, मेरे भी चक्कर कभी-कभी इस गाँव में लगते थे। बट मैंने कभी उस पर्सपेक्टिव से मैंने कभी देखा नहीं, कि क्या चल रहा है, क्या सिचुएशन है, क्या चैलेंजेज़ है या फिर लोग वहाँ पे कैसे रहते हैं। तो फिर जब मुझे पता चला तो फिर पापा का मुझे वो एक नेचर पता चला कि जो वो थे एक्चुअल में। हर एक इंसान का मुझे लगता है कि हर एक कोई बस एक ही साइड देख पाता है कि कैसे था या फिर जो मतलब शायद वो जो उसके सामने होता है वही वो देख पाता है। बट एक्चुअल में आपको किसी के बारे में जानना है तो आपको थोड़ा-सा वो डीप डाइव करना पड़ता है। तो फिर मुझे उनके नेचर के बारे में पता चला कि चीज़ें उनके पास नहीं है बट फिर भी करना है, लोगों के बारे में पहले सोचना है और किसी को कुछ हेल्प चाहिए तो इंस्टेंट जितना उनसे हो पाता उतना वो करते थे। तो उनकी डेथ के बाद मुझे लगा कि यार वो इतने सारे लोग उनको इतना कुछ मानते थे, तो मैं शायद थोड़ा बहुत मैं ट्राई करता हूँ कि इसको मैं बड़े स्केल पे मैं कैसे कर सकता हूँ मैं। और फिर मतलब धीरे-धीरे मतलब मुझे भी ये यकीन होने लगा कि इंसान एक आपको पता है एक सोशल प्राणी है, तो कहीं न कहीं हमें सोसाइटी को देना तो चाहिए। बट वही है कि कुछ लोग उसको रियलाइज़ कर पाते हैं कि हाँ, हमें वापस देना चाहिए जिस सोसाइटी से हम आए हैं। कुछ लोग को नहीं हो पाता, बस फ़र्क इतना है। तो एमबीए के टाइम की बात है जब मैं एमबीए कर रहा था अपना, तो उस टाइम पे हम कुछ कॉलेज फ्रेंड थे।
आपको पता ही है कॉलेज टाइम में बहुत ज़्यादा एनर्जी लेवल की कमी नहीं होती है। फिर आपके साथ में लोग आने के लिए भी जुड़ जाते हैं। और सोशल कॉज था तो इसलिए काफ़ी मतलब मेरे फ्रेंड्स सब सामने आए, देन वी स्टार्टेड टुगेदर दीप्त फाउंडेशन सबसे पहले। और पहला हमने ड्राइव शुरू किया क्लोथ डिस्ट्रीब्यूशन ड्राइव। सो मल्टीपल सिटीज़ में हमने क्लोथ डिस्ट्रीब्यूशन किया। एंड फिर धीरे-धीरे हमें अपना एक प्रॉपर एक वो रूट पता चला कि एग्ज़ैक्टली हमें करना क्या है। मतलब जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन से आप लोगों की आप लाइफ़ नहीं चेंज कर सकते। हुँ। कुछ तो आपको ऐसा सॉलिड करना पड़ेगा कि जिससे वो सही में एम्पावर्ड हो पाएँ। आप एक बार जाके किसी को खाना दे देते हो, कपड़े दे देते हो, तो उनकी लाइफ़ उससे नहीं चेंज होने वाली है। देन वी डिसाइडेड कि अब अपने को एक बेस पे काम करना है जिससे हम पहले तो उस गाँव को हम चेंज कर पाएँ, फिर हम उस सिटी को चेंज कर पाएँ एंड देन फिर हम उस कंट्री को चेंज कर पाएँ। देन वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन चाइल्ड एम्पावरमेंट। ये कोविड के टाइम की बात है, 2020 में मतलब फिर हुँ, हुँ। हमने अपना एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया दैट इज़ प्रोजेक्ट उम्मीद। सो प्रोजेक्ट उम्मीद जो है बेसिकली रूरल इंडिया पे काम करती है। बिकॉज़ हमें लगता है कि जब किसी भी एक छोटे शहर का बच्चा या पूरा या तो आप एक गाँव सोच लो, जब वो किसी सिटीज़ में आता है तो उसको सबसे जो बड़ी जो चीज़ होती है ना, उसके अंदर कॉन्फिडेंस की बहुत ज़्यादा कमी रहती है। वो सामने खड़ा होने से भी डरता है कि मैं क्या बोलूँ मैं? उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस लेवल नहीं होता। तो हमें लगा कि प्रोजेक्ट उम्मीद में हम सबसे पहले जो नीडी बच्चे हैं या फिर जो अंडर प्रिविलेज्ड जो चिल्ड्रन्स हैं, हम उनको एम्पावर्ड करेंगे, ताकि वो जो डिफरेंस है, वो हम उसको कम कर पाएँ। तो ये सब जो चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब करने में ऑब्वियस सी बात है हमें चैलेंजेस काफ़ी फेस करना पड़ा। इनिशियल डेज़ में आपकी फैमिली, आपके आस-पास के लोग, आपके फ्रेंड्स, कई लोग ऐसा सोचते हैं कि क्या कर रहा है ये मतलब किस डायरेक्शन में जा रहा है इसकी लाइफ़। हाँ, मतलब कोई भी आप ऐसी चीज़ कर रहे हो तो जनरली इनिशियली तो आपको एक रेजिस्टेंस मिलता ही है कि यार इसमें क्या फ्यूचर है, व्हाट विल यू डू और हाउ विल यू मेंटेन योर लाइफ़स्टाइल। तो ये आपने बिल्कुल सही बोला कि ये और मेरे हिसाब से फैमिली या फ्रेंड्स का कंसर्न भी जेन्युइन ही है, क्योंकि उनको भी यही बिल्कुल। लगता है कि यार इसमें स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है और हाउ विल ही एबल टू मैनेज एवरीथिंग। ट्रू, ट्रू, ट्रू। तो फैमिलीज़ का क्या होता है कि ऑब्वियस सी बात है कि अगर जो उन्होंने आपको बाहर भेजा पढ़ने-लिखने के लिए और फिर वो देख रहे हैं कि इसका डायरेक्शन तो कुछ और ही जा रहा है, ये क्या करने पे उतर आया है। तो होता है मतलब फिर आपको लोग समझाएँगे कि नहीं ये मत करो, मत करो और करना तो आप बहुत कुछ चाहते हो बट आप करोगे कैसे? क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम होगा कि आपके पास लोग मिल जाएँगे बट वो प्रॉपर फंड्स नहीं होगा। फिर अगर फंड्स होगा तो वो मोरल सपोर्ट नहीं होगा। तो ये सारे चैलेंजेज़ आई गेस जिन्होंने भी ये सब चीज़ शुरू किया है, जिन्होंने भी सोशल वर्क करना शुरू किया है सोशल कॉज़ के लिए, तो ये सारे चैलेंजेज़ आई गेस सबके कॉमन होंगे। कि फाइनेंशियली आपको दिक्कत होगी, फिर उसके बाद सोसाइटी का भी प्रेशर होगा। बिकॉज़ मतलब इंडियन सोसाइटीज़ का क्या है ना कि मैक्सिमम हम सोसाइटीज़ ड्रिवन होते हैं। अब वो आपके घर के बगल का कोई लड़का कोई अगर जो इंजीनियर बन के अच्छी लाइफ़ अपनी जी रहा है, वो गाड़ी मेंटेन कर रहा है, तो आपके घर वाले ही देख के फिर वो आपके ऊपर बोलेंगे कि यार क्या कर रहा है तू? और उसको बगल में देख। सी बेसिकली यूपी एंड बिहार में अगर आप देखोगे या फिर मेजर पार्ट ऑफ इंडिया जैसे गाँव में रहती है, क्लोज़ टू 70% तो हम ना सोसाइटी के प्रेशर में बड़े जल्दी आ जाते हैं। हम लोग आ जाते हैं, हमारा परिवार आ जाता है। तो ऐसा वो माहौल रहता है ना कि आप कुछ अगर अलग करना भी चाहते हो या फिर कुछ आप अलग सोच भी रहे हो ना, तो सोसाइटी आपको करने नहीं देगा। तो ये सारे चैलेंजेस बहुत कॉमन हैं। कभी-कभी इंसान कुछ नहीं भी करना चाहता तो सोसाइटी उससे करवा ही देगी। हुँ। तो ये सब चैलेंजेस तो आते ही आते हैं। तो एनीवेज़ बट ठीक है मतलब मुझे लगता है कि हमने जो भी शुरू किया अप टू सम एक्सटेंट हम वहाँ तक पहुँच पाए हैं और हम इसको हम आगे भी हम कर ही रहे हैं। सो करंटली मतलब अभी हमारा फ़ोकस है प्रोजेक्ट उम्मीद पे। सो प्रोजेक्ट उम्मीद का एक बार मैं थोड़ा-सा आपको ब्रीफ में बताना चाहूँगा कि बिल्कुल, प्रोजेक्ट बिल्कुल, उम्मीद बिल्कुल। में हम तो ये करते प्रोजेक्ट क्या-क्या हैं? उम्मीद जो है आपने कोविड के टाइम पे स्टार्ट किया था। ट्रू। ठीक है, तो इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि प्रोजेक्ट उम्मीद में एग्ज़ैक्टली अभी आप क्या कर रहे हो? सो प्रोजेक्ट उम्मीद में क्या है कि हम सबसे पहले एक वो गाँव आइडेंटिफ़ाई करते हैं, जहाँ पे हमें लगता है कि वहाँ पे जो यंग पॉपुलेशन ज़्यादा है। बिकॉज़ अभी आई डोंट नो मतलब परसेंटेज वाइज़ तो मुझे नहीं पता है, बट अभी इंडिया में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा यंग पॉपुलेशन है, हुँ, राइट? हुँ, एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। अब अगर जो हमको इंडिया बोला के भी गया यंग है कि हमारा जो यस, डेमोग्राफिक डिविडेंड है, यानी कि द यंग जनरेशन दैट वी आर हैविंग, यस, तो
दैट विल बी हेल्पफुल फॉर आवर फ्यूचर ऑल्सो, कि एग्जैक्टली। बाकी देशों में क्या है कि पॉपुलेशन जो है वो ओल्ड एज में ज्यादा है, ओल्ड एज में उनका ज्यादा एवरेज एज ज्यादा है, हमारा एवरेज एज कम है, तो वी हैव है। दैट एडवांटेज। ट्रू। सो मतलब मेरा यही मानना है कि अगर जो मैं बात करता हूँ, सबसे ज्यादा अपना जो पॉपुलेशन है वो देखा जाए तो रूरल इंडिया में रहती है। तो हमें ये लगा कि हम एक ऐसे बेस पे काम करेंगे जहाँ पे यंग पॉपुलेशन जाता है और जहाँ पे रिसोर्सेज की आज भी कमी है। सी मैं गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज उनके लिए भी चीजें हर जगह पहुंचाना शायद उतना मतलब इजी नहीं होता होगा, जो भी है। आई गेस वो अपने हिसाब से अच्छा ही कर रहे हैं। बट होता क्या है कि हर जगह ना आप रिसोर्सेज को आप पहुंचा नहीं सकते हो। तो हमने सबसे पहले एक हमने वो गांव आइडेंटिफाई किया जहाँ पे यंग पॉपुलेशन जाता है। सबसे पहले हमने घर घर घूम घूम के हर एक पेरेंट्स से हमने मिलके ये आइडेंटिफाई किया कि उनका बेटा या बेटी किस क्लास में पढ़ रही है, क्या करना चाहती है। तो हमने सबसे पहले इस गांव में, ये गांव बस्ती के पास, बस्ती बस्ती बेसिकली एक शहर है, अयोध्या के पास है। कुछ वहां से क्लोज टू 80-90 किलोमीटर के अप्रॉक्स है ये जो गांव है अपना। राइट। जस्ट तो गिव मी वन ये सेकेंड। आपने जो बस्ती के आसपास गांव को सिलेक्ट किया, यस। आप वहां से ही बिलोंग करते हो? क्या रीजन रहा था कि या करेंटली बिकॉज यू आर मैं लोकेटेड इन दिल्ली, तो बिल्कुल दिल्ली से बिल्कुल। फिर बस्ती जाने का क्या रीजन था? तो मैं बताता हूँ। सो बेसिकली मेरा होम टाउन बस्ती ही है, जो अयोध्या के पास है। हम्म। और आफ्टर माय ट्वेल्थ मैं दिल्ली आ गया। सो आई वाज वेरी मच लकी कि मतलब मुझे सपोर्टिव पेरेंट्स मिले, मेरा फैमिली मिला वो, कि उन्होंने मतलब मुझे बोला कि ठीक है जो तुम्हें करना हो तुम करो लाइफ में, जहाँ जाना चाहते हो वहाँ पे जाके अपना एक्सप्लोर। तो आई डिसाइडेड टू कम टू दिल्ली। सो दिल्ली में आके फिर मैंने ग्रेजुएशन एंड मास्टर्स अपना किया यहाँ से। तो सबसे पहले मैंने सोचा कि किसी भी चीज की वो शुरुआत है ना तो वो अपने घर से होनी चाहिए आपके। बिकॉज अगेन वही सोसाइटी वाली बात है, मेरा समाज मेरी सोसाइटी उधर है। राइट। तो मैंने पहले सोचा कि ठीक है, बट फिर भी ये मेरे होम टाउन से कुछ करीबन 35 किलोमीटर दूर ये गाँव है जहाँ पे हमने सेंटर शुरू किया। तो वहाँ पे सबसे पहले हमने हर एक पेरेंट्स से आके बात किया। बच्चों का एक हमने क्लास वाइज हमने उनको बाइफरकेट किया कि अगर जो बच्चा क्लास 6 में, तो सबसे पहले हम उसको एडमिट करेंगे अपने सेंटर पे। राइट। और प्रॉपर उनकी काउंसलिंग की कि मतलब वो करना क्या चाहते हैं, उसके अंदर वो ईगरनेस है कि नहीं। अब अगर आप देखोगे इस पिक्चर में भी आप देख सकते हो, मैक्सिमम आपको गर्ल्स दिखेंगी। जो मेरे बैकग्राउंड में इमेज लगी हुई है उसमें मैक्सिमम आपको गर्ल्स दिखेंगी। राइट। सो एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली। मैंने ये देखा कि हर एक कोई ना अपनी लाइफ चेंज करना चाहता है, बट वही है कि शायद वहां पे चाह के भी वो बेचारे कुछ कर नहीं सकते, बिकॉज वहां पे पहुंचाने वाला कोई नहीं है। अब आज अगर जो आप उस सेंटर के बच्चों से बात करोगे तो आपको थोड़ा सा भी नहीं फील होगा कि वो किसी रूरल इंडिया में रहते हैं। तो हमने सबसे पहले वो लिस्ट डिसाइड की और कुछ करीबन 150 प्लस चिल्ड्रंस का हमने वहाँ पे एनरोलमेंट किया अपने सेंटर में। प्रॉपर हमने वहाँ पे एक अपना सेंटर एस्टैब्लिश किया सदा फाउंडेशन का, और डेली बेसिस पे हमारी वहाँ पे क्लासेस चलती है। तो प्रोजेक्ट उम्मीद में मैं वापस से उस पॉइंट पे आता हूँ कि प्रोजेक्ट उम्मीद में हम क्या क्या कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम प्रोजेक्ट उम्मीद में हम उनके जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है हम उसकी क्लासेस लेते हैं वहाँ पे। और डेली बेसिस पे वहाँ पे कंप्यूटर एजुकेशन की क्लासेस चलती है, इंटरनेट की क्लासेस चलती है, ताकि वो क्या क्या चीज़ इंटरनेट से वो कर सकते हैं। इंटरनेट में तो आपको पता है कि कंटेंट आज किसी भी तरह के आ सब रहे हैं। कुछ अवेलेबल है, हाँ, आप जो सब सर्च कुछ करोगे अवेलेबल है, आपको मिल आप अच्छा जाएगा। देखना चाहोगे अच्छा है, बुरा देखना चाहोगे तो बुरा है। तो उसका जो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन है, हम उनको वो बताएंगे कि इसमें क्या क्या आप देख सकते हो, क्या क्या चीज आपको पढ़ना है, क्या क्या चीज आपको सीखना है, वो आप कैसे कैसे कर सकते हो। देन फिर उसके बाद हम उनके अंदर जो जो हिडन स्किल्स हैं हम वो भी बाहर लाने की कोशिश कर रहे हैं। अब आई विल शेयर यू सम इमेज ऑल्सो। तो हमने एक नॉर्मली हमने आर्ट कंपटीशन हमने वहाँ पे करवाया था रैंडम, मतलब जब हमारा सेंटर शुरू हुआ था। आई वाज सरप्राइज टू सी कि मतलब कुछ लड़कियां कुछ लड़के, इतनी अच्छी इनकी ड्राइंग है, बट उसको कोई अप्रिशिएट करने वाला नहीं था। तो अभी क्या होता है कि अलग अलग स्किल्स पे भी हमारी क्लासेस चलती है, सो दैट कि हमें ये भी पता चल पाए कि ओके ये लड़का इस चीज में ज्यादा परफेक्ट है, ये लड़की इस चीज में ज्यादा परफेक्ट है, सो दैट कि हम उनको एक डायरेक्शन देते हैं। अभी नॉर्मल लाइफ क्या होता है कि जो सोसाइटी में चल रहा है, अगले का बेटा इंजीनियर बना तो इंजीनियर बनेगा, अगले का बेटा डॉक्टर बना तो डॉक्टरी के लिए तैयार होगा। बट कोई ये नहीं जानता कि उसका पोटेंशियल क्या है। हाँ, दो तीन प्रोफेशन ही है और घूम फिर के लोग उसी में जा रहे हैं। हाँ।
और बिल्कुल, उसी में आप देखो तो उसी में प्रेशर भी इतना बढ़ता जा रहा है कि कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि एक सीट के लिए बहुत 1,000 लोग, ज़्यादा। 10,000 लोग compete कर रहे हैं। बिल्कुल, बिकॉज़ हम क्या है ना कि एक ही चीज़ को फ़ॉलो कर रहे हैं, मतलब जो सोसाइटी करवा रहा है वो हम कर रहे हैं, या फिर जो एक टिपिकल लैंग्वेज में वो भेड़-चाल बोलते हैं, बस वही चल रहा है। हम्म। तो इससे क्या होगा ना कि हमें उस लड़के का टैलेंट पता चलेगा। कोई हो सकता है बच्चा वहाँ पे अच्छा स्पीकर हो, राइट? कोई हो सकता है कि जो लड़का या लड़की जो आर्ट्स में अच्छा है, वो आगे हो सकता है अच्छे चल के एक वो अच्छा पेंटर बन पाए। मतलब पेंटिंग जो है, मैंने जहाँ तक सुना है, 10-10 हज़ार डॉलर में भी बिकते हैं। तो उसको लाइफ में करना क्या है? 2-4 पेंटिंग बनाएगा, उसका काम हो जाएगा, महीने का। तो अलग-अलग जो लोगों की स्किल्स है, मतलब दिल्ली में आके एक चीज़ मैंने ये देखा कि ये ज़रूरी नहीं है कि आप डॉक्टर, इंजीनियर या फिर आप गवर्नमेंट सर्विस में हो तभी आप कुछ अच्छी लाइफ अपनी मेंटेन कर सकते हो। कई सारे ऑप्शंस हैं। कोई आईटी में अच्छा कर सकता है, कोई मतलब मेडिकल फील्ड में कोई इक्विपमेंट्स में काम कर सकता है, कोई अच्छा स्पीकर बन सकता है, कोई मोटिवेशनल, कोई बिज़नेस कोच बन सकता है। अलग-अलग है आज, मतलब आज आप देखोगे तो गर्ल्स भी एक डिफरेंट डिफरेंट उस पे काम कर रही हैं, वो अलग-अलग लेवल पे जा चुकी हैं। द थिंग इज़ कि आपको उनको बताना होगा कि तुम्हारे सामने सिर्फ़ एक ये 2-3 ऑप्शन नहीं है। अगर तुम इस चीज़ में अच्छे हो तो तुम ये चीज़ भी कर सकते हो। और वो चीज़ हमें पता कैसे चलेगा जब तक हम उनके स्किल्स के ऊपर हम काम नहीं करेंगे। तो प्रोजेक्ट उम्मीद का पूरा फ़ोकस ये है कि हम उनकी स्किल्स को हम बाहर लेके आ पाएँ, हम उनको एक डायरेक्शन दे पाएँ। एंड देन फिर उसके बाद हमारा इसमें सबसे एक जो मेन इम्पोर्टेंट होता है कि हम 2 महीने में हम एक बार डॉक्टर की विज़िट करवाते हैं उस पर्टिकुलर गाँव में, ताकि हम जो सेंटर पे बच्चे हैं, हम उनको देख पाएँ कि उनके अंदर मतलब बॉडी में उनके सब फिट एंड फाइन है क्या? न्यूट्रिशन की कमी तो नहीं है, या फिर और क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है? बिकॉज़ सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि हमें अपनी बॉडी के बारे में अवेयरनेस ही नहीं है कि चल क्या रहा है। फिर अचानक से कोई चीज़ आती है, कोई बीमारी आती है, तो हमें पता चलता है वो अब तो लेट हो गया। तो प्रोजेक्ट उम्मीद में हम ये पार्ट भी कवर कर रहे हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हम बच्चों की काउंसलिंग भी करते हैं टाइम टाइम टू टाइम। फिर उनको हम स्केल मतलब देखते हैं कि अभी तक उनमें क्या इम्प्रूवमेंट था, पहले क्या था और अभी क्या है, राइट? तो ये सारी चीज़ें फिर डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटी, जैसे 15 जैन, 26 जैन हम कुछ ना कुछ ऐसा हम एक्स्ट्रा एक्टिविटी हम प्लान करते हैं जिसमें बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं डांस के लिए, फिर स्पीकर्स के लिए। तो जो बच्चा जिसमें परफेक्ट है वो उसमें पार्टिसिपेट करता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट डेली बेसिस पे मतलब इनका गेम्स का भी थोड़ा टाइम है, स्पेशली सैटरडे एंड संडे छोटे-मोटे वो मैच भी रखते हैं, ताकि वो बाकी भी एक्सपोज़र ले पाएँ। बहुत ही अच्छा आप काम कर रहे हो और एकदम होलिस्टिक डेवलपमेंट आप कर रहे हो, सारी चीजें आप कवर कर रहे हो उसके अंदर। अ, कोई एक दो बच्चों का स्टोरी, सक्सेस स्टोरी, या वो जो आप बताना चाहो कि जो पहले वो इस तरीके से थे लेकिन जब यहाँ पर आने के बाद उसके अंदर आपने जो चेंजेस देखे तो आपको भी लगा कि हाँ, जो हम लोग काम कर रहे हैं वो डेफिनेटली इट इज वर्थ इट। कभी यस, कभी ऐसा यस। होता है ना कि किसी बच्चे को देख के हमको लगता है कि यार जब ये आया था तब ये कैसा था, अब इसने इतने इम्प्रूवमेंट्स कर लिए तो मतलब जो काम हम लोग कर रहे हैं वो डेफिनेटली अच्छा ही काम है। ट्रू, ट्रू, ट्रू। सो द द बेस्ट पार्ट इज़ कुछ लड़कियाँ हैं, मतलब जैसे 1-2 का काजल एंड पूजा एंड आकांक्षा। तो ये 2-3 लड़कियाँ हैं, अभी इस पिक्चर में भी वो सामने खड़ी है वैसे इधर। तो मतलब सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि हमें ना मतलब चीज़ों को शुरू कैसे करना है, बात कैसे करना है, उस चीज़ के बारे में आइडिया नहीं होता है। या किसी से कन्वर्सेशन शुरू कैसे करना है, उन सब चीज़ के बारे में आइडिया नहीं होता। एंड किसी सिचुएशन में कैसे उसको टैकल करना है, उसका आइडिया नहीं होता। तो ये 2-3 लड़कियों में मैंने देखा कि ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट आया, मतलब इन टर्म्स ऑफ देयर मार्क्स आल्सो, मतलब स्कूल में भी वो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, डिसिप्लिन में आ गए वो। जैसे पहले उनका एकेडमिक्स साइड उतना अच्छा नहीं था, बट सेंटर में आने के बाद क्या हुआ कि उनको चीज़ों की वैल्यू पता चली। फिर उनकी लाइफ़ कैसे ट्रांसफ़ॉर्म हो सकती है, उसके बारे में उनको पता चला। उनको ये पता चला कि पैसा कमाना इतना ज़्यादा भी टफ़ नहीं है, अगर हम प्रॉपर डिसिप्लिन वे में चल रहे हैं और अपने जो पैशन है, जो जो हम करना चाहते हैं, उसपे हम बिल्कुल उसपे हम काम कर रहे हैं, तो फिर चीज़ें इतनी ज़्यादा ईज़ी भी नहीं है। सो हमने मतलब 2-3 लड़कियों में काफ़ी ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट देखा इन टर्म्स ऑफ देयर ड्रेसिंग सेंस, इन टर्म्स ऑफ देयर टॉकिंग स्किल्स और इन टर्म्स ऑफ देयर एकेडमिक्स आल्सो। तो एकेडमी में भी काफ़ी अच्छा कर रहे हैं वो, और उनको जो बनना है आगे चल के, जैसे एक को डॉक्टर बनना है, तो अभी से वो जो इंटरनेट पे जो कंटेंट है वो उसी से रिलेटेड वो दिखती है, राइट? उसी से रिलेटेड वो क्वेश्चंस भी पूछती है। अभी मैंने उसकी काउंसलिंग भी एक डॉक्टर से करवाई थी, तो उस मतलब वो उसके अंदर वो ईगरनेस सा दिख रहा है कि हाँ, मेरे को करना है। और उसको ये पावर पता चल गया कि
अगर जो मैं कुछ अच्छा कर गई तो फिर मेरा पूरा घर चेंज हो जाएगा, मेरा पूरा ये गाँव चेंज हो जाएगा। तो उनके अंदर ना वो जो भूख है वो आनी ज़रूरी है, जो कि मतलब हमें 2-4 के अंदर डेफ़िनेटली वो देखने को मिल रहा है। एंड बिहेवियर वाइज़ चेंज मतलब सेंटर में जितने भी बच्चे हैं सबके अंदर आया है। मतलब उनको अब ये पता है कि गुड टच क्या है, बैड टच क्या है, किसी से अच्छे से कैसे बात करनी है, मतलब किसी सिचुएशन में उनको रिस्पॉन्ड कैसे करना है। तो ये सारी चीज़ें उनके अंदर आई है। एक डिसिप्लिन में आ गए हैं बच्चे, उनको टाइम से उनके पेरेंट्स को बोलना नहीं पड़ता कि अब तुझे ये काम करना है या फिर ये पढ़ाई का टाइम है, ठीक है? ये सेंटर पे जाने का टाइम है। तो धीरे-धीरे क्योंकि वो चीज़ ना एक साथ में नहीं हो सकती बट हाँ, ये है कि अब धीरे-धीरे उनके अंदर काफ़ी सारे चेंजेज़ आ गए हैं जो कि उनके पेरेंट्स भी लाइक कर रहे हैं। मतलब इनिशियली पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था जब आपने स्टार्ट किया होगा? क्योंकि यस, इनिशियली यस, यस। पेरेंट्स भी सो थोड़ा-सा हेजिटेट करते हैं ना भेजने के लिए अपने बच्चों को। मैं उसके पीछे रीज़न बताता हूँ। जब आप गाँव में आप किसी बच्चे से आप बात करने जाओगे, उनके पेरेंट्स से बात करने जाओगे ना, बच्चा तो रेडी रहेगा। वो एक्साइटेड रहेगा कि अब यहाँ पे कुछ नया होगा, मैं कुछ नया सीखूँगा या फिर ठीक है, मैं नई जगह में जा रहा हूँ। शायद इसलिए एक्साइटेड रहेगा। बट जो गाँव के पेरेंट्स होते हैं ना, वो अपने बच्चे को नहीं भेजेंगे। उनका पता है क्या रिएक्शन रहेगा कि आपके सेंटर में जाएगा, 2 घंटा बर्बाद करेगा। मैं वो 2 घंटा उसको खेत पे लगाऊँगा, मेरी 100 डेढ़ ₹100 की कमाई हो जाएगी। तो पेरेंट्स स्टार्टिंग में रेडी नहीं थे। मतलब मैं वही बताया ना कि हमने पूरे गाँव में मतलब बड़ा गाँव था वो पूरा। हर एक पेरेंट्स को जाके हमने कन्विंस किया कि जो लाइफ़स्टाइल अभी आप जी रहे हो, वो आप चाहते हो कि कंटिन्यू रहे या फिर कुछ चेंजेज़ हो। आपका बेटा भी कुछ अच्छी जगह जाए, तो 2 घंटे उसको खेत में काम ना करवा के आप सेंटर पे भेजो। आपको डिफरेंस खुद ही दिखेगा। अगर वो नहीं दिखता है तो फिर आपका बेटा है, आपका डिसीज़न रहेगा। बट अभी क्या है कि पेरेंट्स अभी अपने बेटे को खुद भेजते हैं कि नहीं, सेंटर पे जाने का टाइम हो गया है। और उनका बेटा खेत पे ना काम नहीं करता है, वो सेंटर पे आके ही अपनी पढ़ाई करता है और सेंटर पे आके वो अपना फुटबॉल, बैडमिंटन और ये सब चीज़ें खेलता है। तो उससे उसका मेंटल ग्रोथ भी हो रहा है और पेरेंट्स भी खुश हैं कि हाँ, कुछ ना कुछ अब वो नया सीख रहा है। उनको एक उम्मीद है, जैसे प्रोजेक्ट उम्मीद का मैं नाम दिया, तो उसको एक उम्मीद है कि कुछ ना कुछ तो शायद अच्छा कर जाएगा अपनी लाइफ में। नहीं, बहुत ही आपने सही पॉइंट कवर किया है। अच्छा, एक चीज़ आप उसके बारे में क्या सजेस्ट करोगे कि जो अभी हमारा एकेडमिक एजुकेशन है, उसमें क्या-क्या चीज़ें ऐसी हैं जो कि हम लोग मिस कर रहे हैं, जिस वजह से हमारा पर्सनल डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा बच्चे का, मेंटल डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा। तो ऐसी क्या-क्या चीज़ें हैं कि भई चलो स्कूल की जो पढ़ाई हो रही है, उसके साथ और क्या-क्या करना चाहिए हमको कि ये सारी चीज़ें भी हो जाएँ? बिल्कुल, सो मुझे लगता है स्कूल का और हमारे सिलेबस का ना बहुत बड़ा रोल रहता है हमारी लाइफ को फ्रेम करने का। तो क्या है ना कि अभी भी हम वो जो सिलेबस है, जो रूटीन है, अभी भी हम वही फॉलो कर रहे हैं। मतलब आई नो कि मतलब हर एक बच्चे के ऊपर इतना ध्यान देना थोड़ा ईज़ी नहीं होगा। बट मुझे लगता है कि बच्चा भी जो है सुबह से लेके शाम तक वो अपना स्कूल में ही वो टाइम स्पेंड करता है। मुझे लगता है कि अपने एजुकेशन सिस्टम में ये चीज़ ज़रूर डालना चाहिए कि बच्चा किस तरफ जाना चाहता है या फिर वो किस में परफेक्ट है। क्योंकि जिस दिन हम वो पहचान गए ना कि बच्चे की जो काबिलियत है वो किस चीज़ में है, तो बच्चा कुछ अलग ही कर जाएगा और फिर वो अपने फील्ड में वो मास्टर होगा। जैसे आपने देखा था थ्री इडियट मूवी इसका बेस्ट एग्ज़ाम्पल है। हुँ, 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 राइट? एग्ज़ैक्टली। कोई वो अच्छा फ़ोटोग्राफ़र था बट उसके पेरेंट्स उसकी सोसाइटी की वज़ह से उसको ज़बरदस्ती बीटेक करना पड़ रहा था, ज़बरदस्ती इंजीनियर बनना पड़ रहा था। तो मुझे लगता है कि अपने एजुकेशन सिस्टम में आई डोंट नो ये कैसे पॉसिबल होगा, ये तो जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो अच्छे से बता सकते हैं, जो लोग हैं, जो एजुकेशन सिस्टम में बैठे हुए हैं। बट मुझे लगता है कि पर्टिकुलर इस चीज़ पे उनको काम करना चाहिए कि जो बच्चा जिस चीज़ में एक्सपर्ट है, उस तरफ उसका डायरेक्शन थोड़ा मोल्ड तो आप करो। ये नहीं कि मतलब उसपे चीज़ें ज़बरदस्ती डाली जाए, कि नहीं तुझे यही बनना है। लेट हिम डिसाइड, लेट हर डिसाइड कि उसको क्या बनना है। इस चीज़ के लिए मतलब उनको ऐसा कुछ सिलेबस में इंक्लूड करना चाहिए कि जिससे उनको ये पता चल पाए कि इसका इंटरेस्ट एरिया क्या है। एंड एक चीज़ जो मतलब मैं अपने सारे बच्चों को बोलता भी हूँ, इवन अपने घर के बच्चों को मैं बोलता हूँ कि जितने भी नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, स्कूल लेवल में आप करो। हो सकता है कि हमें ना धीरे-धीरे पता चलता है कि अच्छा मेरे अंदर एक्टिंग की स्किल्स काफ़ी अच्छी है। मैं अच्छा ओरेटर हूँ, मैं अच्छा स्पीकर हूँ मैं अच्छा लिख लेता हूँ मैं। तो जब बच्चा अपने उस फ़ील्ड में काम करता है ना जिसके लिए शायद वो बना है बट वो शायद उसको पता नहीं है, बट जब रियलाइज़ होता है उसको कि मैं इस चीज़ में अच्छा हूँ, तो शायद वो लाइफ़ में बहुत अच्छा कर सकता है। हमने देखा भी है कि लोग प्रेशर में आके वो काम तो कर लेते हैं, मान लो इंजीनियरिंग कर ली और फिर बाद में वो लोग परेशान रहते हैं कि यार मेरा इंटरेस्ट नहीं है, जो मैं काम कर रहा हूँ। लोग थोड़ा-सा फ्रस्ट्रेटेड भी रहते हैं अपने जॉब से।
तो ये बहुत क्यों ही रहेंगे? कॉमन हो गया आज के टाइम पे। अगर हम लोग देखते हैं कि भाई पहले घर वालों के प्रेशर में आके आपने इंजीनियरिंग कर ली या फिर कुछ और पढ़ाई कर ली, और फिर आगे जाके आप उससे खुश नहीं हो, और तब क्या है कि आदमी को इतना देर हो जाता है कि वो वापस भी नहीं जा सकता। तो बिल्कुल, बिल्कुल। ये पॉइंट्स आपने बिल्कुल सही बोला है कि अगर हम लोग स्कूल टाइम एक ऐसा टाइम है जहाँ पे कि बच्चे डिसाइड कर सकते हैं कि उसको किस डायरेक्शन में जाना है, और अगर वो उसी डायरेक्शन में चला जाए तो भले ही वो पैसे कम कमाए लेकिन वो खुश रहेगा। इसमें अगेन मैं वही बोलूँगा कि सब सोसाइटी प्रेशर है। अभी हम जीते कम है और टेंशन ज़्यादा लेते हैं हम। बगल वाले ने वो गाड़ी ले ली, तो अपने को गाड़ी लेना है, भले ही लोन की ईएमआई कितनी भी महँगी जाए। बगल वाले बेटे ने घर ले लिया, तो दिल्ली, नोएडा में मुझे घर लेना ही लेना है। भले ही मतलब मैं जॉब जा रहा हूँ, उठ रहा हूँ, मैं ज़बरदस्ती उठ रहा हूँ कि मेरे को जाना है क्योंकि मुझे ईएमआई पे करनी है। मतलब कम ऑन सोचो आप कि आप आए क्यों? ईएमआई पे पेड करने के लिए, बैंक का बैलेंस शीट बढ़ाने के लिए। तो वही चीज़ है, मतलब हम ऐसे ही माहौल में जी रहे हैं। तो ये चीज़ रियलाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, वो इंसान अपने काम को प्यार कैसे करेगा, जो उसने फ़ोर्सफुली चुना है? वो प्यार कर ही नहीं सकता उस काम को। और जब वो काम को प्यार नहीं करेगा तो ऑब्वियस सी बात है, उसका जो ग्रोथ रहेगा वो एक लिमिट में रहेगा। बिकॉज़ आपने पहले ही वहाँ पे ऊपर कैप लगा रखा है कि आप इसके ऊपर तो आप जा ही नहीं सकते। आप वहाँ पे अपना 100% दे नहीं पाओगे, आप खुश नहीं हो अंदर से। तो आप जब खुश नहीं हो अंदर से तो आप कितना आप कर लोगे? आप तो सोसाइटी को खुश करने में लगे हो, अपने आप को तो आप खुश कर ही नहीं रहे हो, तो फिर आप कैसे कर पाओगे कुछ अच्छा? तो ये बहुत बड़ा रीज़न होता है। हाँ, वो होता है ना कि फिर आदमी दिन गिनता है कि भाई मेरे का 5 डे का वर्क है, वीक है, या 6 डे हाँ, का हम वर्क फिर वीक है। सैटरडे का वेट करते हैं, सैटरडे, सैटरडे संडे का का वेट वेट करते करते हैं हैं। हम। हम जैसे छुट्टियों की नारायण लिस्ट मूर्ति पहले जी ने अपने बोला था सामने कि रखते आप हैं। 70 आवर्स काम करो, तो ट्रू, वहां पे एक पूरा जंग छिड़ गया। लोग बोले कि भाई हमसे तो 40 घंटे काम नहीं होता है, 40 घंटे में हम लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, 70 घंटे उस वेरी काम ट्रू, को कैसे करें जिसमें इंटरेस्टेड ही नहीं है। वेरी ट्रू। तो ये तो है, मतलब ये इसीलिए मतलब सबसे बड़ा रीज़न यही है। प्रोजेक्ट उम्मीद के थ्रू मैं चाहता हूँ कि हर एक बच्चे को ना उसके अंदर का टैलेंट पता हो, कि वो क्या करना चाहता है। अगर वो एक नॉर्मल एक अच्छा-सा अगर उसको ये है कि मुझे टीचिंग में मुझे मज़ा आ रहा है, जैसे 2-3 लड़कियाँ सेंटर में उनको सिर्फ़ उनको पता है कि मुझे टीचर बनना है, उनको बोलना अच्छा लगता है। उनको ये अच्छा लगता है कि वो एक बार बोले कि बैठ जाओ और मैं जो बता रही हूँ उसको सुनो। तो हो सकता है कि वो दिल से उस काम को करेगी, वो एक अच्छा टीचर बन सकती है वो। वो अच्छी टीचर अगर बनेगी ना तो वो बच्चे को फिर उसी हिसाब से पढ़ाएगी भी। अब जिसको इंटरेस्ट ही नहीं है टीचिंग में, बट वो जैसे-तैसे वो एग्ज़ाम क्लियर करके या जैसे भी करके वो टीचर बन गया, वो क्या पढ़ाएगा? उसका मन तो खुद ही नहीं लग रहा है। तो फिर वहाँ से अच्छे बच्चे निकलेंगे कैसे? निकल ही नहीं सकते। अब कोई बच्चा वो आर्ट्स में अच्छा है, हो सकता है वो आगे चल के कुछ एक अच्छा पेंटर बन जाए। हो सकता है उसकी भी पेंटिंग डॉलर में बिके। बट वो कैसे बनेगा जब वो उसके घर वालों ने, उसकी सोसाइटी ने उसको बोल रखा नहीं तू बीटेक करेगा। तो मुझे लगता है कि इस चीज़ के ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है। एंड इंडिया इज़ हैविंग ह्यूज पोटेंशियल। अभी हमारा यंग पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है, तो मुझे लगता है कि इंडिया अभी 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, थर्ड थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी होने वाली है। बट मुझे लगता है कि अगर जो इस तरह के चेंजेज़ होने लगे और हर एक जगह पे अगर इन सब चीज़ों पे काम किया जाए, तो इंडिया में पोटेंशियल अपॉर्चुनिटी और मतलब हम फर्स्ट इकोनॉमी वाले पोजीशन पे भी आ सकते हैं, जहाँ पे भी हम 3rd एंड 5th के बारे में बात कर रहे हैं। एग्जैक्टली exactly. तो व्हाट डू यू थिंक कि ये इस पे हम लोगों को काम किस तरीके से करना चाहिए, और अगर सब लोग इस पर काम करते हैं तो कब तक हम लोग इस तरीके का एक माहौल अचीव कर सकते हैं कि जहाँ पे बच्चा जो करना चाह रहा है वो वही फॉलो कर रहा है और सर, उस पे ही काम कर रहा है। मुझे लगता है कि ये थोड़ा-सा टफ होगा, बट मुझे लगता है कि सबसे पहले ना हमें पेरेंट्स को एजुकेट करना पड़ेगा। सोसाइटी में क्या चल रहा है, आस-पास में क्या चल रहा है, डज़न्ट मैटर। अगर आपकी फैमिली आपके साथ है, आपके पेरेंट्स उसकी इम्पोर्टेंस को समझ रहे हैं, तो फिर चीज़ें वहीं पे चेंज हो जाएगी। क्योंकि वो सोसाइटी के प्रेशर को साइड कर देंगे, वो बोलेंगे बेटा तुझे जो करना है तू कर। जिस चीज़ में तुझे अच्छा लग रहा है वो काम कर। तो ऑब्वियस सी बात है वो बेटा कभी प्रेशर फ़ील करेगा ही नहीं। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले एजुकेट करना चाहिए अपने पेरेंट्स को, और मतलब जैसे सदा फाउंडेशन है, ऐसे जितने भी फाउंडेशंस हैं, मुझे लगता है कि काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है उनके पेरेंट्स की पहले। तो जो भी एनजीओज़ इस चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं, उनको करना चाहिए। स्कूल्स वालों को ये होना चाहिए कि वो भी मतलब उनके पेरेंट्स से जब मीटिंग करते हैं, तो उनको बताएँ कि क्या करना चाहिए उनके पेरेंट्स को बच्चों के लिए। किस तरह का प्रेशर डालना चाहिए, किस तरह का नहीं डालना चाहिए। तो मुझे लगता है जो स्कूल सिस्टम्स है,
और जितनी भी जो गवर्नमेंट है या एनजीओज़ हैं, उन सबको पहले इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए कि आप पहले उनके पेरेंट्स की आप काउंसलिंग करो, उनको आप पहले बताओ कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। अगर जो घर में चेंजेस हो गए, घर के लोग समझ गए तो वो लड़का या लड़की कभी प्रेशर में आएगा ही नहीं। वो अपने उसी फील्ड में काम करेगा जहाँ जहाँ पे वो अच्छा कर सकता है, ना कि उस फील्ड में जो सोसाइटी करवाना चाहती है। बिल्कुल सही बोला कि हमने क्या किया है कि बच्चे को तो हम लोग मोटिवेट भी कर रहे हैं, बच्चे की काउंसलिंग भी कर रहे हैं, ट्रू, लेकिन जब तक हम लोग पेरेंट्स को मोटिवेट नहीं करेंगे, पेरेंट्स का काउंसलिंग नहीं करेंगे, तो अल्टीमेटली बच्चा वो डिसीजन ले ही नहीं पाएगा। नहीं ले पाएगा बिल्कुल। एग्जैक्टली exactly. तो ये तो आपने बहुत ही बढ़िया पॉइंट बोला है। अच्छा, जो प्रोजेक्ट उम्मीद पे आप अभी काम कर रहे हो, इसमें कितने स्टूडेंट्स अभी आपके साथ जुड़े हुए हैं, और तो फ्यूचर जब में हम व्हाट डू यू प्लान कि आप इसको और मतलब एक सिटी से मल्टीपल सिटीज में लेके जाना चाहते हो, या कुछ और नई चीजें इसके अंदर करना चाहते हो, तो फ्यूचर के लिए आपने क्या प्लान किया हुआ है इसका? बिल्कुल, बिल्कुल। सो अभी क्या है कि प्रोजेक्ट उम्मीद अभी जो हमारा करंट सेंटर है, वहाँ पे टोटल कुछ करीबन 155 चिल्ड्रन्स हैं, जिनको हमने एनरोल कर रखा है, बैचेज़ वाइज़ वहाँ पे क्लासेस चल रही है। और एंड इनका क्या हमारा एज ग्रुप रहता है बच्चों का? सो हम ना एज ग्रुप हम क्लास 6 से लेके जो 12th तक का बच्चा है, इवन ग्रेजुएशन वाले भी हैं, इसमें 1-2 लोग हैं, जो ग्रेजुएट हैं, बट फिर भी मतलब गाँव में चीज़ें अभी भी जो हमें लगता है कि पहुँच गई होगी, बट अभी भी पास पहुँची नहीं थी। कोई ग्रेजुएशन में था, बट उसको आज तक वो कंप्यूटर पे कभी उसको एक्सेस करने को मिला नहीं। तो क्लास 6 से शुरू होती है और ग्रेजुएशन तक के सारे बच्चे एनरोल हो सकते हैं उसमें, राइट? तो हमने इसको एज ग्रुप नहीं, हमने इसको क्लास से रखा हुआ है, जो जो बच्चा क्लास 6 में पढ़ाई कर रहा है, वहाँ से लेके ग्रेजुएशन तक का वो एनरोल हो सकता है प्रोजेक्ट में। तो अभी हमारा एक सेंटर है, बट 2024 का हमारा टारगेट एक और सेंटर का है। ऑलरेडी हमने एक गाँव ऑलरेडी हमने आइडेंटिफाई भी कर लिया है। सो होपफुली 2024 में हमारा वो सेकंड सेंटर ओपन होगा। एंड हमारा बस एक सिंपल सा टारगेट ये है, हम चाहते हैं कि हाँ, पैन इंडिया में हमारे लगभग हर एक स्टेट में एक सेंटर तो हो। तो ये हमारा टारगेट है कि एटलीस्ट हम 30 सेंटर्स के करीब हम उसको कर रहे हों। हम कम से कम 30 गाँव को हम एम्पावर कर रहे हों। अब इसमें होगा क्या, लेट्स से सपोज़ कि इसी प्रोजेक्ट उम्मीद का कोई एक बच्चा, एक लड़का या लड़की आगे चल के वो कुछ अच्छा कर गए। तो होगा क्या कि वो एक दिन याद करेगा कि हाँ ठीक है, कोई था जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझा था, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब मैं अगर जो बन गया हूँ या फिर मुझे वहाँ से वो चीज़ पता चला, तो मेरी ज़िम्मेदारी है कि मैं भी अब कुछ चेंजेस करूँ। बिकॉज़ क्या है ना कि तभी उसको पता चलेगा कि वो कोई कुछ अच्छा करके गया है ना उसके साथ, तो फिर वो सोसाइटी को वापस देने के लिए सोचेगा। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। अगर जो मैं 30 सेंटर चलाऊँगा आने वाले कमिंग फ्यूचर में, वो सदा फाउंडेशन 30 सेंटर रन करती है, तो आई एम श्योर कि वहाँ से करीबन 10 बच्चे तो ऐसे निकलेंगे, जो अपनी ज़िम्मेदारी को समझ के फिर वो आगे उस चीज़ को आगे लेके जाएँगे। जैसे जैसे हम लोग स्टार्ट करेंगे, तो जैसे जैसे हमको सक्सेस मिलता रहेगा, वो सक्सेस हमको आगे भी मोटिवेट करेगा कि इसको थोड़ा सा और बड़े लेवल पर किया जाए। बिकॉज वो बिल्कुल। बोलते हैं ना कि सक्सेस से बड़ा कोई मोटिवेशनल फैक्टर है नहीं। अभी हमारा फ्यूचर प्लान में हमने एक प्रोजेक्ट हमने और लॉन्च किया प्रोजेक्ट दिल से। प्रोजेक्ट दिल से में हम बेसिकली हम कॉर्पोरेट्स को हम इन्वॉल्व कर रहे हैं सो दैट कि कॉर्पोरेट्स को भी आई एम श्योर आपने सीएसआर इन सब के बारे में आप जानते ही हो। हाँ, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसमें कॉर्पोरेट्स को अपने प्रॉफिट का कुछ परसेंटेज सोशल हाँ, वर्क की देना एक्टिविटीज पड़ता है। के अंदर डालना होता है। बट हम कैलकुलेशन पार्ट पे नहीं जा रहे हैं, बट प्रोजेक्ट दिल से में क्या है कि हम सबसे पहले हम कॉर्पोरेट से हम कनेक्ट होंगे एंड उनको हम एक राइट प्लेटफॉर्म देंगे कि जिसमें वो पूरे साल भर के अपने इवेंट्स हमारे फाउंडेशन के साथ में प्लान कर सकें, विच इंक्लूड्स लाइक ब्लड डोनेशन ड्राइव हो गया, बीच-बीच में कभी डिस्ट्रीब्यूशन ड्राइव हो गया। फिर हम ट्राई करेंगे कि हर एक कॉर्पोरेट्स मतलब अगर वो पॉसिबल हो पाए उनके लिए, आई एम नॉट श्योर कि कुछ कॉर्पोरेट साथ में आएँगे या नहीं आएँगे। बट अगर कुछ कॉर्पोरेट्स को लगता है कि ओके, मेरे इस जो जो एम्पावरमेंट की जो जर्नी है, उसमें वो कितना साथ दे सकते हैं। तो अगर उनको लगता है कि हाँ, हमें किसी अंडर प्रिविलेज्ड चिल्ड्रंस को या फिर जो इकोनॉमिकली जो लड़का वीक है, उसकी एजुकेशन को हमें फंड करना है, तो कॉर्पोरेट डायरेक्टली कर सकती है। एंड डिफरेंट डिफरेंट हम ब्लड डोनेशन ड्राइव हमने अभी ऑलरेडी हमने 2 ब्लड डोनेशन ड्राइव अभी हमने किया कॉर्पोरेट्स के साथ में। तो आइडिया यही है कि हम कॉर्पोरेट्स को हम जोड़ पाएँ, जिससे हम लोगों की ज़िंदगी एक हद तक हम चेंज कर पाएँ। तो इसमें रेगुलर बेसिस में हमारा ब्लड डोनेशन ड्राइव एंड डिस्ट्रीब्यूशन ड्राइव हो सकता रहता है। ये कहाँ पर हो रहा है? ये बस्ती में हो रहा है फिर, या आप नहीं, नहीं, दिल्ली नहीं, में कर रहे नहीं। हो? सो बेसिकली ये दिल्ली एनसीआर में है।
ये दिल्ली बिकॉज एनसीआर के अंदर, हाँ। तो ये यस, कॉर्पोरेट्स दिल्ली एनसीआर के अंदर ही आपको मिलेंगे भी, सही बिल्कुल बात है। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब पैन इंडिया हम फोकस कर सकते हैं, बट स्टार्टिंग हमने दिल्ली एनसीआर से किया है। तो ऑलरेडी हमने 2 कैंप ऑलरेडी हमने ब्लड डोनेशन के लगाए हैं, और कुछ डिस्ट्रीब्यूशन ड्राइव्स हमने किए हैं। दिल्ली एनसीआर के अंदर ही हम लोग जाएं तो दिल्ली एनसीआर के अंदर ही इतने सारे कॉर्पोरेट कंपनीज हैं बिल्कुल। कि अगर हम लोग उनको ही रीच आउट कर लें और उनमें से ही कुछ के साथ हम लोग टाई अप या पार्टनरशिप कर लें, तो डेफिनेटली दैट विल आल्सो बी ग्रेट। तो ट्रू। आप जनरली कैसे रीच आउट करते हो कॉर्पोरेट्स को, और जनरली उनका क्या रिस्पॉन्स रहता है? तो देखो, रिस्पॉन्स तो सर कम ही आना है, बट वही है कि मतलब हमारी टीम जो है कॉल करती है, मेल करती है, और हम उनको प्रपोजल भेजते हैं कि वी वांटेड टू कंडक्ट ब्लड डोनेशन ड्राइव। तो बिकॉज ऐसा, मतलब रियल लाइफ में मैंने देखा है कि जब आपको ब्लड की जरूरत पड़ती है तो वो ब्लड मिलता नहीं है। कहीं ना कहीं मतलब शॉर्टेज रहता ही रहता है, या फिर ब्लड बैंक वाले भी मतलब ज्यादा पैसा चार्ज करेंगे या जो भी है। तो मतलब है, कहने के लिए तो मतलब ब्लड बैंक काफी सारे हैं, गवर्नमेंट की फैसिलिटीज काफी हैं, बट ऐसा देखा गया है कि आज भी वो जरूरत पड़ती है ना, तो बोलता है कि ये रेयर ग्रुप है, ये आपको ब्लड नहीं मिल पाएगा। एंड आई हैव सीन, मतलब मेरे कुछ एक दो लोग हैं जो ब्लड के शॉर्टेज की वजह से जिनको जाना भी पड़ा है, जिनकी डेथ हुई है। तो मुझे लगता है कि ठीक है, ये ऐसा काम है कि जिसमें हम कॉर्पोरेट्स को इन्वॉल्व कर सकते हैं, एम्प्लॉयज टर्न ठीक-ठाक रहती है, और ब्लड, आपको ही पता है कि ब्लड देने से कुछ नुकसान तो होता नहीं है, फ़ायदा ही फ़ायदा है। काफ़ी सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती है, नया ब्लड बनता है, तो आपकी बॉडी के लिए काफ़ी अच्छा है। बट वही है, कुछ लोगों के अंदर वो डर रहता है कि नहीं, मैं नहीं कर सकता, या फिर उनको ब्लड देख के डर लगता है, या फिर उनके अंदर कुछ वो मिथ होते हैं कि नहीं, ब्लड नहीं देना है। तो इन सब चीज़ों को भी एग्जैक्टली, हम। कि हमारे अंदर कुछ ऐसे मिथ्स चल रहे हैं कि भाई अगर हम लोग ब्लड देंगे तो हमारे अंदर वीकनेस आ जाएगा, या हाँ, ब्लड देंगे तो हो सकता है कुछ बीमारी हमारे अंदर आ जाए या कुछ हो जाए। तो बिल्कुल। आप सही कह रहे हो कि वो अवेयरनेस का ही कमी है, जबकि ब्लड डोनेशन तो बहुत ही सेफ माना जाता है। इवन बिल्कुल। कॉलेजेस में भी काफी ब्लड डोनेशन कैंप्स होते हैं, हमारे आसपास दिल्ली एनसीआर में तो काफी ब्लड डोनेशन कैंप्स होते हैं। यस। लेकिन वो क्वेश्चन मेरा भी है बताइए। कि जब इतने सारे ब्लड डोनेशन कैंप्स हो रहे हैं, लेकिन जब हमको ब्लड का जरूरत पड़ता है तो हमको ब्लड नहीं मिल रहा है, तो ये अल्टीमेटली ब्लड जा कहाँ पे रहा है? क्या इसका ब्लैक मार्केटिंग हो रहा है, कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है, कि सर इतने सारे एग्जैक्टली मैं डोनेशन हो ये रहे तो हैं, नहीं या बता हमारा पाऊंगा। रिक्वायरमेंट इतना ज्यादा है कि इतने सारे ब्लड डोनेशन कैंप्स होने के बाद भी हम अपने रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं? तो आपने इसके बारे में थोड़ा सा कुछ अंदर से जानने की कोशिश करी है कभी? बिल्कुल बिल्कुल। सो मतलब हमने एक दो ब्लड बैंक से टाई अप किया हुआ है, और जो आपने रीजन पूछा कि जब भी रिक्वायरमेंट आती है तब भी चीजें अरेंज नहीं हो पाती, तो इसका क्या मतलब है? तो द फैक्ट इज कि आज भी जो है ना, ब्लड का शॉर्टेज रहता ही रहता है। मतलब इतने सारे ब्लड बैंक खुल गए हैं, बट फिर भी, क्योंकि नंबर ऑफ एक्सीडेंट कितने सारे हो रहे हैं, वो आप एक बार गूगल करोगे कि इंडिया में ऑन एन एवरेज कितने एक्सीडेंट होते हैं, तो आपको दिख जाएगा कि अच्छा, इतने सारे हो रहे हैं, तो ब्लड की जरूरत तो सबको है। रोड एक्सीडेंट हुआ तो ब्लड की जरूरत तो आई एम श्योर पड़ता ही पड़ता होगा। तो यहाँ पे बात है डिमांड एंड सप्लाई की, मतलब आज भी जो है ना, देखा जाए तो जितनी जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से उतना ब्लड अवेलेबल नहीं है। तो नॉर्मली मतलब ये अपना ब्लड कैंप करने से पहले हम ब्लड बैंक गए थे, हमने पूरा बैठ के बात उत किया, तो वहाँ पे हमें पता चला कि, मैंने पूछा कि आप तो कैंप इतने करवाते रहते हो, तो ब्लड तो आपके पास काफी सारे आ जाते होंगे, करते क्या हो फिर आप? कहते हैं सर, ब्लड आता है और जाता है, मतलब रुकता नहीं है वो, क्योंकि शॉर्टेज है अभी भी, ऐसा नहीं है कि हमारे पास एक्सेस में है, शॉर्टेज हमेशा पड़ा ही रहता है। मतलब जहां तक मतलब उन्होंने मुझे बताया, तो मुझे और क्योंकि क्या है ना, इसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि आज भी ना आपको डोनर इजिली अवेलेबल होते नहीं है, लोग आज भी हेजिटेट करते हैं, या फिर कुछ लोग देना भी चाहते हैं। जैसे अभी हमने ब्लड कैंप करवाया था, तो हमें पता चला 5 से 6 लोग ऐसे निकले जो देना तो चाह रहे हैं, बट किसी का बीपी हाई है, किसी का कुछ प्रॉब्लम है, किसी को चिकन पॉक्स था तो वो 1 साल तक नहीं दे सकता। तो कई सारे फैक्टर आ जाते हैं। तो इससे यही है कि मतलब शॉर्टेज तो है अभी भी, बिकॉज लोग अभी उतने अवेयर नहीं है। और मुझे लगता है कि हर एक चीज ना अवेयरनेस के ऊपर ही है। अब किसी भी चीज को ले लो, अगर हम अवेयर नहीं है तो हम वो काम नहीं करेंगे। अब हमें पता नहीं उस चीज के बारे में, तो हम कभी सोच भी नहीं सकते कि अच्छा ठीक है, ये काम भी हमको करना है, या फिर ये करने से हमारी बॉडी के लिए अच्छा है। हमें पता ही नहीं है चीजों का। तो मुझे लगता है कि जैसे भी करके हम लोगों को अवेयर कर पाएं कि इस चीज का इम्पोर्टेंस क्या है, तो मुझे लगा कि कॉर्पोरेट्स मतलब बेस्ट वे है, बिकॉज सारे एजुकेटेड लोग वहाँ पे हैं, तो अगर एक एजुकेटेड, अगर जो बैकग्राउंड, उसको पता चल गया कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, तो ऑब्वियस सी बात है, फिर वो करना शुरू करेगा, फिर वो 2 4 लोगों को और आगे बताएगा। इस तरह से करके हम चेंजेस ला सकते हैं। इसलिए हमने प्रोजेक्ट दिल से
उसका पूरा फोकस कॉर्पोरेट्स पे है, सो दैट कि हम कॉर्पोरेट्स को हम इन्वॉल्व कर पाएँ इस ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी में। नहीं, इसका नाम भी आपने बहुत अच्छा चुना है कि दिल से, कि जो भी इसको डोनेट भी कर रहा है वो भी ब्लड को दिल से डोनेट करना चाह रहा है। तो बिल्कुल। बहुत ही अच्छा नाम आपने इसका सिलेक्ट किया है। इसके अंदर व्हाट इज योर फ्यूचर प्लान, कि इसमें आप ब्लड डोनेशन कैंप्स पे ही फोकस करना चाहते हो आगे चल के, या इसके अंदर भी आपने कुछ प्लान किया हुआ है कि आगे चल के ये सारी एक्टिविटीज भी हम लोग तो करेंगे? प्रोजेक्ट दिल से में ऑब्वियसली हमारा ब्लड डोनेशन कैंप है और फिलहाल अभी तक हमारा जहाँ तक हमारा प्लान है, प्रोजेक्ट दिल से में हमारा ब्लड डोनेशन कैंप रहेगा। एंड आपको पता होगा कि एचआर लोगों के भी कुछ ना कुछ टारगेट्स होते हैं कि भाई आपको इतने इवेंट्स तो मिनिमम करने हैं। तो वी वांटेड टू गिव अ राइट प्लेटफॉर्म, बिकॉज़ होता क्या है कि बस जस्ट सेक ऑफ कि इवेंट करना है, वो ना करना पड़े। डिस्ट्रीब्यूशन भी करना है तो आपको ऐसी जगह पे करना है कि जहाँ पे लोगों को ज़रूरत है। तो हम उनको एक राइट प्लेटफॉर्म देंगे। जहाँ पे सॉरी जहाँ पे उनको एक खुद में भी अच्छा लगे कि हाँ, हमने कुछ किया सोसाइटी के लिए, राइट? जहाँ पे वो सच में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो सदा फाउंडेशन उनको एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म देगा, जहाँ पे जहाँ पे उनको फ़ील होगा कि हाँ, मेरा भी कुछ कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी की तरफ और मैंने वो अच्छे से कंट्रीब्यूट किया है, राइट? तो पूरा एक उनका कैलेंडर ब्लॉक रहेगा मंथ वाइज़ कि इस दिन आपका जैसे कभी कॉर्पोरेट्स के फाउंडर्स डे होते हैं, उस दिन वो कुछ सोशल कॉज़ करना चाहते हैं तो हमारे साथ कर सकते हैं वो। ब्लड डोनेशन ड्राइव हम साल में 2-3 बार करवा सकते हैं उनके साथ। तो उनको किसी को खोजना नहीं पड़ेगा। तो उनको पता है कि हर कुछ भी उनकी जो रिक्वायरमेंट है रिलेटेड टू सोशल वर्क, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनके पास एक नंबर रहेगा सदा फाउंडेशन का, दे कैन डायल और उनका साल भर का सारा जितना भी जो इवेंट है, वो सारा कुछ हम करेंगे। नहीं, बहुत ही नोबल कॉज है ये, और आपने अच्छा प्लानिंग किया हुआ है। अच्छा, somebody who wants to join you as a volunteer या आपके साथ जुड़ना चाहता है, बिल्कुल। तो उसका क्या प्रोसेस है, वो कैसे आपको कांटेक्ट कर सकता है? तो सर सिंपल है, मतलब मेरा फ़ोन नंबर और मेरी फाउंडेशन की मेल आईडी एंड वेबसाइट सब कुछ मैं आपको शेयर कर दूँगा। यू कैन ईज़िली गिव हाँ, देम। उसको हम लोग डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे। बिल्कुल। सो एनी टाइम मतलब वो हमें कॉल कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। इफ अगर किसी को इंटर्नशिप भी करना है, कुछ एज़ अ वॉलंटियर भी काम करना चाहते हैं, तो वो लोग भी जुड़ सकते हैं। बिकॉज़ हमारे इवेंट्स वगैरह भी ऑन 14th वी हैव आल्सो प्लान्ड ब्लैंकेट डोनेशन ड्राइव। दिल्ली में भी हमने प्लान कर रखा है। तो अप्रॉक्स 300 फैमिलीज़ को हम कवर करेंगे। तो अपार्ट फ्रॉम प्रोजेक्ट उम्मीद एंड प्रोजेक्ट दिल से ये सब हमारे चलते रहते हैं इवेंट्स। जो छोटे-मोटे डिस्ट्रीब्यूशन ड्राइव हो गए, कुछ और हो गए, तो वो सब हमारे चलते रहते हैं एंड वी कीप अपडेटिंग ऑन इंस्टा एंड फेसबुक। तो उसके थ्रू भी मतलब आपको फॉलो पता चल जाएगा। कोई वॉलंटियरशिप करना चाहता है किसी भी इवेंट में, वो मोस्ट वेलकम आ सकता है। किसी को इंटर्नशिप करनी है, तो वो भी मोस्ट वेलकम आ सकता है। रूरल तो इंडिया में उसमें जाके मतलब काम वॉलंटियर या करना। इंटर्नशिप में एग्जैक्टली मतलब मेनली तो मैंने देखा है कॉलेज के स्टूडेंट्स ही होते हैं जो इन चीज़ों में इंटरेस्टेड होते हैं। बिल्कुल। तो किस तरीके का एग्जैक्टली उनको इंटर्नशिप, मतलब अगर आप थोड़ा सा कुछ बताना चाहोगे भाई, इंटर्नशिप्स में इस टाइप के अपने पास काम रहता है, या वॉलंटियरिंग में इस टाइप का काम रहता है, somebody who wants to join? सर जो इंटर्नशिप होगा वो मैं प्योरली चाहूँगा कि वो इंटर्नशिप कर रहा है तो वो मतलब सच में उस चीज़ को फ़ील करके करे और उस चीज़ को सच में करे वो। जस्ट ये नहीं कि उसको सर्टिफ़िकेट चाहिए तो इसलिए वो इंटर्नशिप कर रहा है। तो उसको हम प्रॉपर उस रूरल इंडिया में हम भेजेंगे और प्रोजेक्ट उम्मीद पे हम उसको लगाएँगे। जो उसको पता है वो जाके उन बच्चों को बताए, उन बच्चों के साथ वो 3 महीने टाइम स्पेंड करे, जो भी उसको जो ड्यूरेशन चाहिए एंड वो उसको पता चले कि रूरल इंडिया में क्या है, क्या नहीं है, उन बच्चों के अंदर कितनी कैपेबिलिटी है या नहीं है। तो वो सब कुछ वो करेगा जो प्रोजेक्ट उम्मीद में अपना होता है। वो इवेंट्स ऑर्गेनाइज़ करने में हेल्प करेगा। वो बच्चों की क्लासेस भी ले सकता है वो। बच्चों को कुछ उसको लगता है कि ये चीज़ मुझे अच्छे से पता है। मैं बच्चों को ये बता के आऊँगा, सिखा के आऊँगा। वो चीज़ उसमें कर सकता है। तो ओवरऑल उसको पूरा एक्सपोज़र वो रूरल इंडिया का ही मिलेगा। एंड अगर कोई सो दिल्ली एनसीआर में हमने कुछ फाइनेंस के भी हमने कुछ सेशन किए थे, फाइनेंशियल अवेयरनेस। अब वो कोई यूथ करना चाहता है, कोई ग्रेजुएट है फाइनेंस में, तो वो फाइनेंशियल अवेयरनेस का सेशन कर सकता है स्कूल एंड कॉलेजेस में, दैट वी कीप डूइंग। मतलब ग्रेटर नोएडा में हमने काफ़ी सेशंस हमने किए हैं। तो तो वो जिस भी तरह किस से टाइप के उसको लगता है। सेशंस होते हैं? मान लीजिए अगर कोई उनको अटेंड भी करना चाहता है, तो व्हाट एग्जैक्टली आप उन सेशंस में आप लोग क्या कवर कर रहे हो? सो सेशन में बेसिकली हम बताते हैं कि सी सबसे बड़ी जो चीज़ है ना कि
पैसा तो लोगों के पास आ जाता है, बट उसको मैनेज कैसे करना है या फिर एक उसका बेबी स्टेप क्या होता है वो नहीं पता होता है। एंड स्पेशली जो कॉलेज के जो ग्रेजुएट्स होते हैं, उन्हें आपने देखा होगा कि प्लेसमेंट तो हो गया, सब चीज़ें हो गई, बट वो अपने पैसे को मिसमैनेज बहुत ज़्यादा करता है। तो मुझे लगता है कि अगर उसको ये पता चल गया कि अगर मेरे पास आज मेरी सैलरी 40,000 रुपए है, तो मुझे अगर ये पता चल गया कि अपने 40,000 से मुझे इसको इसकी ग्रोथ कैसे करनी है, उसको मैनेज कैसे करना है, तो मुझे लगता है कि उस दिन उसकी आधी लाइफ की प्रॉब्लम ना सॉल्व हो जाएगी। लाइक ऑब्वियस सी बात है, मैंने और आपने शायद एसआईपी के बारे में, मतलब टू बी वेरी फ्रैंक, मैं जब ग्रेजुएशन में था तब आके मुझे एसआईपी की पावर पता चली, या एसआईपी के बारे में मुझे पता चला। हाँ, मतलब आप सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट कर रहे हाँ, हो। सो मुझे लगता है कि अगर जो किसी बच्चे को ना, मतलब क्लास 10th में ही पता चल जाएगा, तो वो ना उसपे वो उसी दिन से काम करना शुरू कर देगा, कि उसको पता रहेगा अच्छा मेरा पैसा तो 5 टाइम ग्रो कर सकता है, कैसे कर सकता है, इसका प्रोसेस क्या है, इसकी पावर क्या है। तो मुझे लगता है कि फाइनेंशियल अवेयरनेस भी जो है ना यूथ को देना बहुत ज़्यादा इक्वली इम्पोर्टेंट है, ताकि वो आगे चल के ना वो उस फाइनेंशियल बर्डन में कभी पड़ेगा नहीं। वो महीने के 50,000 कमा रहा होगा, तो थोड़ा-थोड़ा पैसा सेव करके वो एक अच्छा कॉर्पस अगले 10-15 साल में वो इकट्ठा कर सकता है। सो फाइनेंशियल अवेयरनेस में टोटली हम मतलब यूथ को ही कवर करते हैं, सो दैट कि कल को वो जॉब में आए तो उसको ये पता रहे कि इसकी पावर क्या है। और इसमें और वो एक चीज़ जो हम लोग आज देख भी रहे हैं ना कि काफ़ी सारे इसके अंदर भी आप बोल सकते हो कि वो कोचेज़ हैं या गुरुज़ हैं जो आ गए हैं, जिनके कहने पे लोग इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और फिर बाद में उनका लॉस हो जाता है मे बी, क्योंकि कुछ हमने देखा है ना कि वो आपको एक बिल्कुल ही हसीन से सपने दिखा देते हैं कि भाई आप ₹1000 इन्वेस्ट करोगे तो आपका 1 लाख हो जाएगा या कुछ हो जाएगा। तो उस टाइप का भी काफ़ी स्कैम या स्कैम कह सकते हैं या हम बिल्कुल, बोल बिल्कुल। सकते सो हैं कि सो एक गिमिक चल रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। सी आज के टाइम में ना इंस्टाग्राम एंड फेसबुक और जगह यूट्यूब पे काफ़ी सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो मुझे लगता है कि पहले हमें बिल्कुल स्टिक रहना है बेसिक्स पे, आपको बेसिक्स पता होना चाहिए। कल को आपको पैसा आया, कल आप जॉब में गए तो आपका पहला स्टेप वो क्या होना चाहिए। फिर धीरे-धीरे जब उसको उस चीज़ के बारे में पता चल जाएगा, तो आदमी फिर धीरे-धीरे खुद ही एक्सप्लोर करना शुरू कर देगा। डू एंड डोंट्स उसको खुद ही पता चलना शुरू हो जाएगा। तो रीज़न वही है कि मैंने जो फाइनेंशियल अवेयरनेस के सेशन करने शुरू किए, वो इसीलिए किए ताकि यूथ को उसकी इम्पोर्टेंस पता चल पाए। एंड हाँ, इवन मतलब कि मतलब ऐसा नहीं है कि भाई आप ₹1000 इन्वेस्ट करके करोड़पति नहीं बन सकते। अ, हाँ, अगर मतलब आपका आपको पैसा ट्रैप बढ़ेगा में भी नहीं वो फँसना ग्रेजुअली है। ही बढ़ेगा। हाँ, आपको ट्रैप में नहीं फँसना है और आपको करना क्या चाहिए जब आपकी पहली सैलरी आए, फिर उसके बाद आपके पास क्या-क्या टूल्स हैं और पैसे बनाने के, पैसे मल्टीप्लाई करने के। तो मुझे लगता है ये सारी चीज़ें यूथ को पता होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो जॉब में आएगा, पहले 2-4 साल वो अपना स्पेंड करेगा, देन उसके बाद उसको इसकी पावर पता चलनी चाहिए। अब वो पहले से वो राइट फाइनेंशियल प्लानिंग करके चल रहा है, तो आगे उसको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो अगेन एग्ज़ैक्टली। वही अवेयरनेस वाली बात है कि हम कितने अवेयर हैं चीज़ों को लेके, हमें कितना पता है। तो मुझे लगता है वो आपने अवेयर कर दिया लोगों को तो फिर आपका काम खत्म हो गया, फिर वो खुद ही अपना कर। तो वो कोई जी। इंटर्नशिप करना चाह रहा है किसी भी फील्ड में या फिर मतलब अगर प्रॉपर उसको एनजीओ के साथ करना है तो हम उसको पहले वो पूरा जो हमारा प्रोजेक्ट उम्मीद है उसमें ही हम उसको लगाएंगे। वहाँ पे जाके रूरल इंडिया में देखेगा क्या चीज़ कैसे चल रहा है, वो कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता है, क्लासेस कैसी चल रही हैं, वो क्या और बच्चों को पढ़ा सकता है, इवेंट्स कैसे वहाँ पे करना है, डॉक्टर्स का कैंप लगा है तो उसमें वो कैसे वो पार्टिसिपेट कर रहा है। बहुत अच्छा आपने कवर किया। और इवन ये जो आपने फाइनेंस वाला बताया, ये अपने आप में ही इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि इस पे हम लोग एक पॉडकास्ट और कर सकते हैं, बिल्कुल, बिकॉज़ बिल्कुल। अभी टाइम का कंस्ट्रेंट है, यू आर आल्सो हैविंग अ बिज़ी शेड्यूल। यस, यस, तो यस। एक नेक्स्ट पॉडकास्ट के लिए हम लोग इस फाइनेंस वाले टॉपिक को रखते हैं। अब पक्का। जो हम लोग नेक्स्ट पॉडकास्ट करेंगे, तो मैं तो आपको एक बेसिकली दैट इंटरेस्टिंग सी एक बात बताता हूँ। हुँ, खतौली एक गाँव है इधर मुज़फ्फरनगर में। हाँ, हम कौन मुज़फ्फरनगर गली के पास। हाँ, हम लोग एक गवर्नमेंट स्कूल में गए हुए थे, बच्चे 11th एंड 12th के थे। मैं और एक मेरा फ्रेंड हम 2 लोग। तो सेशन के बाद 4-5 लड़कियाँ आई जो कि अभी क्लास 11th में थी। उन्होंने बोला कि सर मेरे को ₹500 अब हर महीने सेव करना है, हुँ, मुझे हुँ। एसआईपी करना है। अब आप सोचोगे उस गाँव से वो बच्ची अगर जो आज वो ₹500 इन्वेस्ट करना शुरू करती है, महीने का 500, उसको ना आज ही उसकी पावर पता चल जाएगा कि हाँ, एसआईपी का पावर क्या है। कल को जाके वो जॉब में आएगी, तो ऑब्वियस सी बात है उसको कुछ बताना नहीं पड़ेगा आपको। वो अपना पैसा अच्छे से मैनेज कर सकती है।
मुझे ऐसा लगता है कि वो कोई अपना पैसा मैनेज करना सीख गया तो कभी वो फाइनेंशियल बर्डन उसके ऊपर तो नहीं रहेगा। तो ये सब इसकी पावर है। तो जितना आप लोगों को अवेयर करोगे, चाहे रिस्पेक्टिव हो, चाहे गाँव का हो, आप इक्विटी पेनिट्रेशन जो है ना इंडिया में आज भी लेस देन 3% है। मतलब आप सोचो कितना अनटैप्ड है। मतलब लोगों को पता ही नहीं है। मैक्सिमम क्या होता है कि हम लोग अपना पैसा एफडीज़ में रख के छोड़ देते हैं। अगेन वही बात है कि हम इस पे एक अगेन हम वापस से हम एक कोई मीटिंग रख लेंगे इस पे। एग्जैक्टली ये अपने आप में इतना बड़ा टॉपिक है कि बहुत नेक्स्ट बड़ा टॉपिक। पॉडकास्ट जो हम लोग करेंगे और मोस्ट प्रोबेबली दैट विल बी फेस टू फेस पॉडकास्ट, क्योंकि उसमें हम लोग और अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। तो श्योर, वो श्योर। ड्यू रहा। अगला पॉडकास्ट जो हम लोग करेंगे वो हम लोग विल डू इट फेस टू फेस पॉडकास्ट, और उसमें हम लोग के जो भी टॉपिक्स हमारे छूट गए हैं, बाकी फाइनेंशियल अवेयरनेस जो अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको कवर कर लेंगे। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन के साथ इसको हम लोग कंक्लूड करेंगे, बिकॉज आपको भी श्योर, जाना है श्योर, श्योर। कि जो भी लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, व्हाट विल बी योर मैसेज टू देम? बस मैं यही कहना चाहता हूँ मतलब जितने भी व्यूअर्स हैं आपके, जितने भी फॉलोअर्स हैं, जितने भी लोग हैं या जितने भी लोग इसको देखेंगे, मेरा बस सिंपल सा कहना है कि हम सब एक सोसाइटी, एक समाज से हैं और हमें लगता है कि हर एक को अपनी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को जानना चाहिए, पहचानना चाहिए, एडमिट करना चाहिए। बिकॉज़ कहीं न कहीं आपके पेरेंट्स या हमारे पेरेंट्स कैपेबल थे, तो हमने चीज़ों को किया एंड अगेन मतलब आप किसी एक सिंगल की भी लाइफ़ अगर जो आप एम्पावर कर पाओ ना, तो आप करो। आप जैसे भी कंट्रीब्यूट कर पाओ, नॉट इन टर्म्स ऑफ मनी, आप जैसे भी मतलब थोड़ा बहुत बच्चों को एम्पावर कर पाओ तो आप करो। जो भी आप उनको कुछ नया बता पाओ तो आप बताओ। कुछ ना कुछ आप सोसाइटी को वापस दो, बिकॉज़ अल्टीमेटली वी आर ह्यूमन्स। तो आपके अंदर वो कंपैशन होना ही होना चाहिए। प्लीज़ आप उसको मत छोड़िए, आप उसको मत छोड़िए, जो आप हो, आप वही रहो। वो चीज़ बहुत ज़रूरी है। हमारे अंदर इंसान जानवर से अलग क्यों है? क्योंकि उसके अंदर इमोशंस है, कंपैशन है। तो वो चीज़ मुझे लगता है कि आपको नहीं छोड़ना चाहिए। सोसाइटीज़ को आप जैसे भी वापस कर पाओ, करो बिकॉज़ भगवान ने आपको उस काबिल बनाया है, तो करना चाहिए आप। नहीं, बिल्कुल बहुत ही परफेक्ट मैसेज है आपका कि कंपैशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और यस, उसको हमको फॉलो करते रहना चाहिए। सदानंद जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। सेम और है सर। बहुत सारे अभी भी बहुत अच्छा कुछ मन टॉपिक्स या क्वेश्चंस हैं मेरे माइंड में, बट वो हम लोग अपना नेक्स्ट पॉडकास्ट के श्योर, लिए श्योर, उनको श्योर। बचा के पक्का, रखते पक्का। हैं। बिल्कुल। और विशिंग यू ऑल दी बेस्ट जो आप काम कर रहे हो प्रोजेक्ट उम्मीद में, प्रोजेक्ट दिल से। और मैं श्योर हूँ कि जिस तरीके से आप काम कर रहे हो और जितना आप कमिटेड हो इन चीज़ों के लिए, सो दे विल अचीव अ लॉट ऑफ सक्सेस इन दी फ्यूचर। थैंक यू और सो मच सर। हमारे और पूरे इंस्पायर्ड बाई टीम्स की तरफ से आपको बेस्ट विशेस फॉर व्हाट यू आर डूइंग, एंड थैंक यू सो मच सर। कीप अप डूइंग द गुड वर्क। थैंक यू सो मच।